हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल। ये आप सबका चौथा क्लास है। तो यदि आप आगामी जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें यूपी स्पेशल जी के आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आप सबका चौथा क्लास है। इससे पहले यदि आप सब नहीं देखे 3 क्लास को, तो प्ले लिस्ट में जाकर सब क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप कंप्यूटर और यूपीजीके के डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा और वहाँ से आप सब संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हैंड नोट्स है, एकदम फुल कलरफुल है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर में तो आप सब 13, 14, 15 तो करके आएंगे पेपर के हिसाब से। हार्ड पेपर रहेगा तो भी 13, 14 तो करके आएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप सबको पढ़ना पड़ेगा कई बार। यदि आप सबके पास इसीलिए बोल रहे हैं अभी से ले लीजिए, क्योंकि आजकल जो पेपर बनाना 1-2 महीने के लिए नहीं है। जब तक आप 5-6 महीने तक पढ़ेंगे नहीं, 3-4 महीना नहीं देंगे, तब तक लिए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। आज हम सब शुरू करेंगे क्या, उत्तर प्रदेश आधुनिक इतिहास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। मुगलों के पतन ने उत्तर प्रदेश में कुछ स्वतंत्र राज्यों को जन्म दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई ने उत्तरी भारत में सत्तारूढ़ अधिकारियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर देखिए 2 युद्ध दिया ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर की लड़ाई तो कई बार पूछा जाता है 1764 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। आगे क्या है, बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। तो जो बक्सर की लड़ाई हुआ था 1764 में, अंग्रेजों के जो सेना का नेतृत्व कौन कहता है, हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच हुआ था, मुगल सम्राट आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मतलब इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और उधर हेक्टर मुनरो अकेले था, लड़ा था। ठीक है, और हरा दिया था। लड़ाई के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लड़ाई के बाद 1765 में ब्रिटिश और पराजित भारतीय शक्तियों के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ऐसा याद कर लेना, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे क्या, रॉबर्ट्स क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की। एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद में कुल कितने महत्वपूर्ण संधियाँ किया था, 2, है ना। और नवाब शुजाउद्दौला द्वारा सहमति, मतलब जो नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुआ था ना, वो किस प्रकार से हुआ था, यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला है, इलाहाबाद और कारा को बादशाह आलम द्वितीय को सौंपा। ठीक है, कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। ये भी हुआ। बनारस के जमींदार कौन थे, बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार देना। ये सब नवाब शुजाउद्दौला द्वारा सहमति किया गया कि हाँ इतना तो मिलना चाहिए। आगे क्या है, शाह आलम द्वितीय निम्नलिखित पर सहमत हुए। और शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ, कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करना। ठीक है, 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना। मतलब शाह आलम द्वितीय को मतलब कितने रुपए पर सहमति हुए थे, 26 लाख रुपए। ध्यान देना, ये वार्षिक है। उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य, रक्षा, पुलिस, न्यायिक प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान दिया गया, है ना। तो ये भी याद कर, 53 लाख रुपए कब, ये सब जैसे सैन्य, रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, ना, इसके लिए 53 लाख।
क्लाइव अवध पर कब्जा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे कंपनी पर अफगान और मराठा आक्रमणों से एक विशाल भूमि सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी आ सकती है। हाँ, तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाइव मतलब अवध के क्षेत्र क्यों नहीं मतलब कब्जा करना, क्योंकि उसको सुरक्षा भी तो प्रदान करना है, जो वो हो सकता है कि उसके बस की बात ना रहा हो, इसलिए वो मना कर दे रहा था। आगे क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति स्थापित किया। 1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठा को हराया और उन्हें दोआब क्षेत्र से बाहर निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। फिर 1774 में अंग्रेजों ने शाहजहांपुर में रुहेला सरदार रहमत खान को हरा दिया और बुंदेलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया। आगे क्या है, आसफ उद्दौला सुजाद उद्दौला का जो पुत्र था, है ना, 1775 में राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। अवध के नवाब कौन थे? शहादत अली खान द्वितीय ने नवंबर 1801 में सहायक गठबंधन प्राणी को स्वीकार कर लिया था। आगे क्या है, लॉर्ड लेक ने 1803 में मराठों को हराया और अलीगढ़, आगरा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट के मई 1816 में अवध साम्राज्य ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। कब? 1816 में। कथित कुशासन के कारण 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया। तो क्या आरोप लगा कर कब्जा किया था? कुशासन का। कब? 1856 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप सब अच्छे से पढ़िए। आगे देख लेते अवध के बारे में, क्योंकि ये अवध जो प्रांत है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है यह मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसमें उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग शामिल था। अवध में इसकी स्थापना 1722 में शहादत अली खान बुरहान उल मुल्क ने किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए अवध में एक नई भू राजस्व और भूमि पट्टा प्रणाली शुरू किया था। ये भी पूछा जाता है कि अवध में नई भूमि प्रणाली और पट्टा कौन शुरू किया था? ये शहादत अली खान। 1739 में सफरदर जंग, जिसको बोलते अबुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम अली खान, अवध के दूसरे नवाब बने। इनका नाम याद कर लीजिए, पूछा गया पेपर में कि अवध के दूसरे नवाब कौन थे? सफदर जंग। ठीक है। सुजादउद्दौला 1754 में अवध का नवाब बना। ठीक है। उन्होंने बंगाल के मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई किया था। और इसके अलावा 1773 में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 में। किसके साथ? कौन किया था? सुजादउद्दौला ने। ठीक है। आगे क्या है देखिए, क्या है कि 1775 में उसकी मृत्यु हो गई और फैजाबाद के गुलाबबाड़ी में दफनाया गया। ठीक है। सुजादउद्दौला की मृत्यु के बाद आसफ उद्दौला अवध का नवाब बना। उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि किसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया, तो आप बताएंगे आसफ उद्दौला। ठीक है। उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, जिसे तुर्की गेट भी कहा जाता है, रूमी दरवाज़ा को कौन बनवाता? आसफ उद्दौला। 1797 में उनकी मृत्यु हो गई और लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में उसको दफनाया गया। तो ये इनके मृत्यु कब हो गया था? आसफ उद्दौला का 1797 में। और कहाँ दफनाया गया? बड़ा इमामबाड़ा में। वाजी अली शाह 1847 से 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब बने थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वाजिद अली शाह किस नंबर के नवाब बने थे? 10वें और लास्ट थे। कब?
1847 से 56 तक। अपने शासनकाल के दौरान अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अवध के क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के बड़े प्रांत के रूप में विलय कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 1857 की क्रांति, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी 1857 के विद्रोह से पहले उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह कब हुआ था? 1781 में। 1857 से पहले के विद्रोह है सब नागरिक, है ना, जो छोटे छोटे पैमाने पर विद्रोह हुए थे। क्या इसमें वारन हेस्टिंग ने मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए अवध में इजारेदारी, हाँ इजारेदारी क्या है? राजस्व कृषक, इजारेदारी क्या? राजस्व कृषक के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों को शामिल करके पैसा कमाने की योजना बनाया था। ठीक है, कौन? वारन हेस्टिंग। उन्होंने मेजर अलेक्जेंडर हंतरे को नियुक्त किया, जिन्होंने एक वर्ष के लिए 22 लाख रुपए में गोरखपुर और बहराइच के इजारा को सुरक्षित किया। हंतरा की दमनकारी और अत्यधिक राजस्व मांगों ने इस क्षेत्र में आतंकित कर दिया। 1781 में जमींदारों और किसानों ने असहनीय उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब जो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में जो नागरिक विद्रोह हुआ था, किस कारण हुआ था? कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा मतलब कर लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसके खिलाफ जमींदार और जो किसान थे वो सब मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, जिसके कारण 1781 में उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब इवेंट आप सबको आना चाहिए। आगे क्या है? अवध में नागरिक विद्रोह कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, सितंबर 1797 में वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों की मदद से गद्दी पर बैठे, लेकिन जब अंग्रेज़ों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए तो उनकी जगह उनके चाचा शहादत अली खान द्वितीय ने स्थान ले लिया। ठीक है, वाजिद अली खान ने ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी और वाजिद अली शाह के रक्षकों ने 2 अन्य यूरोपीय लोगों की हत्या कर दी और यहाँ तक कि बनारस मजिस्ट्रेट पर भी हमला किया गया। यह पूरी घटना बनारस के नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, वाजिद अली शाह ने कई हजार लोगों की एक सेना इकट्ठी की, जिसे जनरल एस्किर्न ने हरा दिया और वाजिद अली शाह को इस शर्त पर प्रत्यापित किया गया कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी, यह जंजीरों में नहीं डाला जाएगा। दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें फोर्ट विलियम में कैद कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अवध में नागरिक विद्रोह 1799 में, सब आपको आना चाहिए। आगे देख लेते हैं बुंदेलखंड में अशांति 1808 से 1812 में। बुंदेला प्रमुखों ने बंगाल प्रेसिडेंसी की नई सरकार के प्रति प्रतिरोध की पेशकश की। अजयगढ़ किले के किला कमांडर जिसे बोला जाता था, लक्ष्मण दावा को 1808 में समाप्त होने वाले 2 वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में अपने किले को बनाए रखने की अनुमति दे दी गई। कलंजर के हत्यारे दरिया सिंह का अगला प्रतिरोध जनवरी 1812 में दबा दिया गया। गोपाल सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे गंभीर प्रतिरोध दिखाया और उनका अपने चाचा के साथ विवाद था, जिनका अंग्रेज़ों ने समर्थन किया था। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड के वंशानुगत सरदारों को संविदात्मक दायित्व इकरारनामों की एक श्रृंखला से बांधने की नीति अपनानी पड़ी थी। ठीक है, तो बुंदेलखंड में अशांति का जो समय था
8 से 12। बरेली में उत्थान 1816। ठीक है, विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस का लगाना था बरेली में। ठीक है, और मामला तब धार्मिक हो गया जब मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने मार्च 1816 में शहर के मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की। आस्था और मुफ्ती की रक्षा के लिए पीलीभीत, शाहजहांपुर और रामपुर के कई सशस्त्र मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया गया था। फिर अप्रैल 1816 में विद्रोहियों ने बरेली की प्रांतीय अदालत कौन था, लेसेस्टर के एक न्यायाधीश के बेटे की हत्या कर दिया और भारी सैन्य बलों की तैनाती से विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, एक घटना सब कहाँ से संबंधित है, बरेली। आगे देख लेते, हाथरस में विद्रोह कब हुआ था, 1817 में। अंग्रेजों ने दयाराम कौन थे, अलीगढ़ जिले के एक तालुकदार थे, दयाराम को किसान बनाकर हाथरस रियासत बसाई थी, लेकिन लगातार बढ़ते राजस्व के कारण दयाराम बकाया का भुगतान करने में लगातार विफल रहे और यहाँ तक कि सरकारी जो भगोड़ों को शरण देकर शत्रुता के कई कार्य भी किए थे। आगे देख लेते हैं, एक अन्य प्रसिद्ध विद्रोही मुरसान के राजा भगवंत सिंह ने अपने किले को नष्ट होने के डर से सरकार के सामने समर्पण कर दिया। आगे देखते, बहाबी आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा स्थापित एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सैयद अहमद द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, रायबरेली में। सैयद अहमद ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम और समाज की वापसी की वकालत की, जैसे कि पैगंबर के समय अरब में था। इसका महत्वपूर्ण केंद्र पटना में था, हालांकि इसके मिशन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बॉम्बे में भी था। 1849 में सिख शासक की हार और पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने के बाद भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व बहाबी के हमलों का एकमात्र साक्ष्य बना था। ठीक है, तो बहाबी आंदोलन का जो केंद्र कहाँ था, पटना में था, ये याद कर लीजिए। अब देखते हैं कि 1857 का विद्रोह और उत्तर प्रदेश के दृश्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1857 का विद्रोह देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय इसका देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति जनता में जो था असंतोष उभर रहा था। ठीक है, विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ये भी अब सबसे पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने नई एनफील्ड राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसके निर्माण में गोमांस और सूअर की चर्बी मिलाई गई। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों को विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही। देखिए, गोमांस हिंदुओं के लिए है ना, और जो सूअर का मांस यूज किया था मुसलमानों के लिए, ये अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, ताकि इनका जो धर्म है को जानबूझकर भंग करना चाहते थे। ठीक है, आगे क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत और प्रसार। 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर के सैनिकों ने कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। तो आपसे से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले कहाँ के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो आप बताएंगे बरहामपुर। ठीक है, 26 फरवरी 1857। फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। तो अभी तक तो खाली ये पूछा गया कि मेरठ में कब जो है अस्वीकार किया, 24 अप्रैल 1857। ये भी पूछ सकता है कि कितने सैनिक शामिल थे, तो 85 सैनिक। फिर क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, है ना, और 11 मई को मेरठ की विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर
को सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे क्या है, जल्द ही विद्रोह उत्तर भारत, मध्य भारत से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत क्षेत्र पर फैल गया। दक्षिण में विद्रोह का प्रसार सीमित था, ये पूछा जाता है। देखिए दक्षिण में उतना ज़्यादा इसका प्रभुत्व नहीं था ना, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ सब। 1857 के इस विद्रोह में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अवध था और बुंदेलखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ क्वेश्चन पूछा गया। आप सबसे ऐसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? अवध था। और सबसे ज़्यादा सेना भी कहाँ के थे? अवध के थे, ठीक है। और कहाँ का? बुंदेलखंड। फिर क्या है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों और जमींदारों ने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपनी सरकारें स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर 1857 का विद्रोह छोटे शहरों और कस्बों में फैला हुआ था, जैसे कि इटावा, मैनपुर, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि। मतलब ये सब 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, ये सब क्षेत्र था कहीं ना कहीं। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। और बेगम ने अपने जो बेटा था इनका ब्रिजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया। और कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन कब्जा किया था? कैंपबेल। कब? 1858 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे। नेक्स्ट क्या है, 1857 में नाना साहब को कानपुर, बिठूर कहाँ? कानपुर, बिठूर एक क्षेत्र है, प्रशासन का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व कौन किए थे? नाना साहब। 1857 के विद्रोह में महान योद्धा तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, जिसको बोलते हैं गुर्रिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को डरा दिया, ठीक है। 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शिवपुरी के सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दिया। किनको? रामचंद्र पांडुरंग, मतलब तात्या टोपे की बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो तात्या टोपे का फांसी हुआ था 18 अप्रैल 1859 को। फिर क्या हुआ, जून 1858 तक संयुक्त प्रांत में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये आप सब याद कर लीजिए। तो अवध की बात कर रहा है, संयुक्त प्रांत में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त कब हुआ था? जून 1858 में, ठीक है। आगे क्या है कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। ये भी याद कर लेना, 1 नवंबर 1858 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को शासन का हस्तांतरण शामिल किया गया। फिर 1858 में दिल्ली डिवीज़न को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया और राज्य की राजधानी आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इलाहाबाद राजधानी कब बना? 1858 में, ठीक है। 1858 में उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे आगरा और अवध के नाम से जाना जाता है। और इन प्रांतों के शासकों को मुख्य आयुक्त और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? मुख्य आयुक्त और लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक तरफ दिया है विद्रोह का स्थान, एक तरफ दिया उसके नेता और एक तरफ दिया दमनकर्ता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। एक क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल के पेपर में कि बख्त खान कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली से, ठीक है। और दमनकर्ता कौन था? निकोलसन था, ठीक है, दिल्ली में। कानपुर में तो नाना साहब थे और यहाँ पर कौन था? कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजिस कादिर, उसका बेटा था। और यहाँ पर भी कौन था? कैंपबेल ने,
झांसी में आप सब जानते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर वह महिला पढ़ी थी जो विद्रोही के बीच एकमात्र पुरुष यहाँ वह महिला पढ़ी थी जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष। ये कौन कहता है? ह्यूरोज खान, और यही यहाँ का दमनकर्ता भी था। ठीक है। आरा, आरा कहाँ? बिहार में है। ठीक है। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह, जगदीशपुर के दीवान थे। यहाँ का कौन था? विंसेंट आयर। इलाहाबाद में कौन विद्रोह का नेता थे? लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नल नील। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान थे। यहाँ कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। और उड़ीसा से कौन थे? सुरेंद्र शाही और उदयंता शाही। उड़ीसा वाला और बिहार वाला तो आपके यूपी स्पेशल में नहीं है, बट जानते रहिए। ठीक है। आगे क्या है? 1857 की विफलता के कारण, मतलब क्यों 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। ठीक है। पहला रीजन था कि विद्रोह का सीमित विस्तार। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इसका विस्तार दक्षिण के क्षेत्रों में नहीं था। अंग्रेज़ों ने मजबूत सेना और तोपखाने, तो अंग्रेज़ों का जो सैनिक का जो सिस्टम था ना, वो ज़्यादा मजबूत पड़ गया। विद्रोहियों के सक्षम नेतृत्व और योजना का अभाव, मतलब ये पूछा जाता है कि जो विद्रोही थे ना, जैसे जो विद्रोही लोग थे, सैनिक लोग थे, उनका जो योजना था ना, योजना उतने तरीके से नहीं सेट कर पाते थे। समाज के सभी वर्गों का जन समर्थन का अभाव, तो जो विद्रोह था, विद्रोह में जो सब लोग थे, कुछ लोग तो इसका साथ दिए थे, जैसे बड़े बड़े जमींदार उम्मीदार थे ना, इनमें साथ नहीं दिए थे और गद्दार थे। ठीक है। देसी राजाओं एवं सामंतों का असहयोग, तो जो कुछ देसी राजा भी थे, सामंत थे ना, जो इस मतलब विद्रोह में अपने योगदान नहीं दिए थे, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास। सबसे पहले देखते हैं राधा स्वामी आंदोलन। ऐसा पूछा, देखिए आप सबसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आंदोलन की, कौन किस आंदोलन से संबंधित है ना? तो राधा स्वामी आंदोलन 1861 में, शायद जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है। 1861 में शिव दयाल सिंह द्वारा शुरू किया गया। तो राधा स्वामी आंदोलन किसके द्वारा? शिव दयाल सिंह द्वारा। आंदोलन का लक्ष्य सच्चा और पूर्ण मोक्ष था, जिसे केवल सूरत शब्द योग, जो बोलते हैं ध्वनि प्रवाह के साथ आत्मा का मिलन का अभ्यास करके प्राप्त किया जाना। तो कुल मिला के कब शुरू हुआ था, इसके कौन शुरू किया था, ये आप सबको याद होना चाहिए, कौन सा एरिया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के बीच इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को कमज़ोर किए बिना आधुनिक शिक्षा के प्रसार करना और मुसलमानों के बीच पर्दा, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, गुलामी, तलाक आदि से संबंधित सामाजिक सुधार करना। तो इसके जो प्रतिपादक थे, इसको भी आप सब याद कर लेना। आगे देखिए देवबंद आंदोलन या दारुल उलूम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम उलेमाओं के बीच रूढ़िवादी वर्ग द्वारा एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करने और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखने के दोहरे उद्देश्यों के साथ इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद में की गई। तो इसको देवबंद आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दारुल उलूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी आंदोलन है ये सब पूछे गए हैं पेपर में। आगे देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल 1898 में एनी बेसेंट द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनी बेसेंट द्वारा बनारस में इसको स्थापित किया गया। बाद में 1916 में इसे मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। ये सब देखिए जितने भी यहाँ पर आंदोलन है, सब क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आगे देखिए अब इसके बाद शुरू होता है उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस का समय INC। तो आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बनता है सबको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, ठीक है, सबको याद होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 10 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से थे। एक क्वेश्चन तो बहुत कम ही लोग को आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन बना देता है ना, आजकल जो एग्जामिनर का जो पैटर्न ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, बहुत डीप में। तो जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो मुंबई में हुआ था ना, उसमें 72 प्रतिनिधियों में से कुल उत्तर प्रदेश से कितने लोग शामिल थे? 10 लोग, ठीक है। और दूसरे सत्र कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में आयोजित किया गया था कांग्रेस का, जिसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया। और जो दूसरा सत्र था कोलकाता अधिवेशन में, इसमें उत्तर प्रदेश से कितने लोग शामिल थे? 74। तो पहले अधिवेशन में 10, दूसरे अधिवेशन में 74, ठीक है। तो पहला दूसरा तो याद होना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 9। तो पहला अधिवेशन में 10, दूसरा अधिवेशन में 74। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितना अधिवेशन हुआ था? 9 अधिवेशन, ठीक है। 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन। अब देख लेते हैं अधिवेशन और उससे संबंधित बातें। तो पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। तो ऐसे भी आपसे से पूछा जाता है कि INC का जो पहला अंग्रेज, ये यूरोपीय है, इसको यूरोपीय भी बोलते हैं, अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। और कब अध्यक्षता किया था? 1888। किस अधिवेशन की? इलाहाबाद, ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1892 में, ये भी स्थान का प्रयागराज, इलाहाबाद में, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और कांग्रेस ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना की। तो ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना किया? तो बताओगे 1892 वाला, जो कि कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, 1899। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र दत्त। अगला अधिवेशन 1905 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उदारवादी और उग्रवादी के बीच विभाजन यहीं पर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, उदारवादी और उग्रवादी। 1907 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। देखिए, लखनऊ और इलाहाबाद में कुल कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे, सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। 3 बार यहीं पर हुए थे। अध्यक्ष कौन थे 1910 वाले में? विलियम बेटनबर्ग थे, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1916 अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और उग्रवादियों का एकीकरण, मतलब नरम दल और गरम दल जो थे एक जुड़ गए थे, मतलब मिल गए थे। लेकिन साथ ही कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच मतभेद भी खत्म हो गए। और कौन कौन जुड़े थे इसके साथ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसी में समझौता हुआ था। एक तरफ तो नरम दल और गरम दल जुड़े थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। कहाँ पर? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। लीग ने उस वर्ष अपना सत्र उसी शहर लखनऊ में आयोजित किया था। 1925 वाला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ था? कानपुर में। अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट के बाद सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला, और पहली महिला, ऐसे आप देखिए, दूसरी महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू। लेकिन सरोजिनी नायडू जो थी ना, पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू। अगर खाली महिला के देश से पूछे तो दूसरे स्थान पे। पहली महिला कौन थी?
एनी बेसेंट थी और दूसरी महिला सरोजिनी नायडू। और जो सरोजिनी नायडू थी ना, पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, अगर भारतीय पूछे तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू को। 1936 वाला इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कहाँ हुआ था? मेरठ में, जेपी कृपलानी। तो कुल कितने अधिवेशन हो गए उत्तर प्रदेश में? 9। जितना लिखे हैं उतना आप सबको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, आगे क्या है? लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों की संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। समझौता के माध्यम से दोनों दल प्रांतीय विधानसभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हो गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट और है, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। एक तरफ दिया आंदोलन, एक तरफ दिया संबंधित उसके तथ्य। सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसका आयोजन 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। तो कब हुआ था? 1918 में। अवध किसान सभा, इसका आयोजन बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ में किया था और इसने शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था को चुनौती दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट, जितना है सब इम्पोर्टेंट ही है। एक आंदोलन से अभी देखिए हाल के एग्जाम में पूछा था आपके पेपर में। ठीक है, यह एक किसान आंदोलन था जो लखनऊ में शुरू हुआ और जल्द ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव जिलों में फैल गया। यह आंदोलन नवंबर 1921 में शुरू हुआ और अप्रैल 1922 तक चला था। इसका नेतृत्व मदारी पारसी ने किया था। यह मुख्य रूप से अवध में प्रचलित शोषणकारी तालुकदारी प्रणाली की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे से पूछा गया एग्जाम में। अगला क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा। इसका गठन कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में। देश भर के किसानों और खेती मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया और इसके सचिव कौन बने थे? एन.जी. रंगा। इस सभा से लखनऊ के इंदुलाल याग्निक। ठीक है, तो कुछ जो किसान आंदोलन थे भी आप सब देख लिए। तो अब अगले वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एक बार। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।